अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पाक 301 मिड टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड हमारे पास जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, मोर देन 60 प्लस एमसीक्यूज़ जो है वो आज के इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा, जो कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीट होते हैं बार बार। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जितने भी आंसर लगे हुए हैं वो 100% करेक्ट है, वेरीफाई किए हुए हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो ऑप्शन लगेगा करेक्ट, तो कंफर्म है सारे आंसर, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि अफगानिस्तान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ये पता नहीं क्या नाम है, कजाकिस्तान ज्वाइन द ईसीओ। ये जिस डिफरेंट कंट्रीज लिखी हुई है उन्होंने क्या किया, ज्वाइन किया ईसीओ को, रीनेम्ड ऑफ आरसीडी लेटर ऑन। और ये भी आपने याद रखना है कि ईसीओ को बाद में किस नाम से रीनेम किया गया था, आरसीडी से, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, और इनके फुल फॉर्म भी आपने याद रख लेने। लेटर ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइन इट फर्स्ट, यानी ये हमारे पास जो था ईसीओ था, लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, इन्होंने ईसीओ तो ज्वाइन किया था ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंड इट फर्स्ट, यानी इन तमाम कंट्रीज के अंदर सबसे पहले विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंड इट फर्स्ट, यानी कि जो नीचे कंट्रीज ऑप्शन के अंदर गिवन है इनमें से अब आपने बताना है कि इनमें से किसने सबसे पहले जो है वो ये ईसीओ ज्वाइन किया था, जिसको बाद में रीनेम किया गया आरसीडी। यानी ऊपर उन्होंने बता दिया ये कंट्रीज है जिन्होंने ईसीओ ज्वाइन किया था, लेकिन अब आपने ये बताना है कि वो कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने सबसे पहले ज्वाइन किया था। तो उनमें हमारे पास जो सबसे पहले कंट्रीज थी वो कौन सी थी, पाकिस्तान, ईरान और टर्की। तो आपने यहाँ से इनको याद रख लेना है कि पाकिस्तान, ईरान और टर्की जो है ये तीन वो स्टेट्स थे हमारे पास, वो कंट्रीज थी सॉरी हमारे पास, जिन्होंने ईसीओ को सबसे पहले ज्वाइन किया था। तो ये आपने माइंड में बिठा लेने, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन विच सिटी द सेकेंड ओआईसी कॉन्फ्रेंस 1974 वॉज हेल्ड। तो हमारे पास कौन सी सिटी थी जिसके अंदर हमारे पास जो सेकेंड ओआईसी कॉन्फ्रेंस था 1947 का, जो कि हेल्ड हुआ था। तो वो सिटी कौन सी थी वो आपने बताना है, और वो सिटी कौन सी थी, वो लाहौर थी। आपने इसको याद रख लेना है कि लाहौर में ओआईसी कॉन्फ्रेंस 1974 में हेल्ड हुआ था। वो डिड इनिशिएट द नोशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। तो टू नेशन थ्योरी को किसने इनिशिएट किया था, तो आपने माइंड में याद रख लेना है कि सर सैयद अहमद खान ने। और इसमें अगेन कन्फ्यूजन है, तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको कायदे-ए-आज़म भी मिल सकता है, इसको आपने खुद से देख लेना है क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रही इनिशिएट किसने किया था। इनिशिएट तो यहाँ पर जब भी हम सर्च करते हैं गूगल पे तो कायदे-ए-आज़म आता है, लेकिन हमारे पास जो मेंशन है हर जगह पर वो क्या है, हमारे पास सर सैयद अहमद खान है। तब इनिशिएट किसने किया था और इस पे दिया किसने था, तो वो गेव टू नेशन थ्योरी, तो हम बोलते हैं सर सैयद अहमद खान। लेकिन इनिशिएट किसने किया था, मेरे ख्याल में उसे कायदे-ए-आज़म ने किया था, क्योंकि गूगल पे तो यही आ रहा है, और वो तो ये भी बोल रहे हैं कि सब कुछ कायदे-ए-आज़म ने ही किया है, सर सैयद अहमद खान ने तो कुछ नहीं किया। तो टू नेशन थ्योरी भी वो कायदे-ए-आज़म को ही उसका नाम दे रहे हैं। तो अभी आपने कंफर्म कर लेना है कि हैंडआउट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। बहरहाल हमारे पास क्या है, सर सैयद अहमद खान ने ही दोनों टू नेशन थ्योरी दी थी, बाकी इनिशिएट किसने की थी, यानी स्टार्ट किसने दिया था, कायदे-ए-आज़म हो सकते हैं, क्योंकि गूगल पे यही आ रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इन विच डॉक्यूमेंट मुस्लिम डिमांड्स ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज एक्सेप्टेड। यानी मुसलमानों ने एक सेपरेट इलेक्टोरेट यानी सेपरेट अलग से जगह मांगी थी कि हमें मिलनी चाहिए, और वो मुख्तलिफ जगहों पे मांगी थी उन्होंने, लेकिन वो एक्सेप्ट आखिर कहाँ पे हुई थी, यानी कौन से एक्ट के अंदर, पैक्ट के अंदर, रिपोर्ट के अंदर, या कहाँ पे कौन से किस चीज़ के अंदर एक्सेप्ट हुई थी। तो 14 पॉइंट्स के अंदर हमारे पास जो है वो फाइनली एक्सेप्ट हुई थी। लखनऊ पैक्ट के अंदर एक्सेप्ट हुई थी, रोलेट एक्ट के अंदर हुई थी, या नेहरू रिपोर्ट के अंदर। तो आपने याद रखना है वो कहाँ पे एक्सेप्ट हुई थी, लखनऊ पैक्ट के अंदर हमारे पास जो डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट है वो एक्सेप्टेड हुई थी, यानी एक्सेप्ट हुई थी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, वो डिड लीड द शिमला डेलीगेशन। तो हमारे पास किसने लीड किया था शिमला डेलीगेशन को, तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा उसका कौन होगा, वो है सर हमारे पास सर आगा खान, जिन्होंने क्या किया था, लीड किया था शिमला की डेलीगेशन को, वो है हमारे पास सर आगा खान। नेक्स्ट ये सीट से रिलेटेड बार बार पूछा जाएगा आपसे एमसीक्यू, और ये आप इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, आपने इसको माइंड में बिठा लेना है। हाउ मेनी सीट्स इन द प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन इन 1946 मुस्लिम लीग वॉन इन बंगाल प्रोविंस। तो बंगाल प्रोविंस के अंदर मुस्लिम लीग ने कितने सीट्स वॉन किए थे, तो वो आपने बताना है कि 79 किए थे, 113 किए थे, 28 किए थे, या फिर 17 किए थे। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास नंबर ऑफ टोटल सीट जो थी वो थी 119, और जितने उन्होंने विन किए थे वो कितने थे, 113। तो आपने ये माइंड में बिठा लेना है कि 113 आउट ऑफ 119 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो डिड मूव द रेजोल्यूशन इन दिल्ली कन्वेंशन।
फॉर अ सेपरेट स्टेट। तो हमारे पास किसने मूव किया था रेजोल्यूशन को, यानी एक तहरीक चलाई थी दिल्ली कन्वेंशन एक सेपरेट स्टेट के लिए। तो उस बंदे का नाम आपने बताना है, वो कौन था। वो थे हमारे पास कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने ये किया था। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो व्हेन डिड द गवर्नमेंट कंडक्ट लास्ट सेंसस इन पाकिस्तान। तो लास्ट हमारे पास जो हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 1998 में। इन ऑप्शंस के मुताबिक कब हुई थी, 1998 में। तो आपने 1998 याद रख लेना है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, विच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर एटॉमिक पावर जनरेशन। हम बार बार सुनते आ रहे हैं, तो वो कौन सा होता है, वो होता है यूरेनियम, जो कि हमारे पास ये एटॉमिक पावर जनरेशन के लिए यूज होता है, होता है यूरेनियम। नेक्स्ट क्या हमारे पास, व्हेन डिड जियाउल हक इम्पोज थर्ड मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। तो थर्ड मार्शल लॉ जियाउल हक ने कब इम्पोज किया था, तो वो ईयर आपने बताना है। तो ये आपने याद रखना है कि वो 1979 था, और मंथ कौन सा था, जुलाई, और साथ में डेट क्या है, जुलाई 5। तो ऑन जुलाई 5 1979। ये पूरी की पूरी डेट आपने याद रखनी है, याद रखना है आपने, क्योंकि ये 1979 वो हर जगह भर देंगे। पीएसटी के अंदर वो यही करते हैं 1979, बल्कि ये ऑप्शन देंगे ही नहीं, हर जगह 1979 होगा, 555 भी दे देंगे। बस पूछेंगे जुलाई था, अप्रैल था, मई था, अगस्त था, ये चीज वो चेंज करके पूछ लेते हैं, और फिर आपको मसला होगा। और पेपर में पीएसटी में ये लोग जानबूझ के ऐसे ही करते हैं, ईयर आपको खुद ही बता देंगे, आप खुश हो जाओगे। लेकिन साइड में देखोगे तो या फिर ये डेट चेंज कर देंगे, या फिर ये जो मंथ है इसको चेंज कर देंगे, बाकी ये चीजें सेम होती है। यहाँ पे तो चलो डिफरेंट आ गई, लेकिन ये सब बहुत कम देते हैं। वो फंसाने के लिए वो क्या करते हैं, यहाँ से जुलाई की जगह अगस्त कर देंगे, अप्रैल कर देंगे, मई कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे, फिर आपको मसला होगा। तो आपने पूरी की पूरी डेट याद रखनी है, मंथ, डेट और ईयर तीनों के साथ। नेक्स्ट क्या हमारे पास, व्हेन द प्रिंसिपल ऑफ ओशर ऑन एग्रीकल्चर टैक्स वाज इंट्रोड्यूस ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो वो ईयर आपने बताना है कि जब एग्रीकल्चर टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर। तो हमारे पास जो ईयर था वो कौन सा था, इन 1983। वो ईयर क्या था हमारे पास, 1983 का, ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाई डिड द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन इन 1939। तो कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने रिजाइन क्यों दे दिया था 1939 के अंदर। तो वो वजह आपने बतानी है, और वो वजह क्या थी हमारे पास, द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड वॉर ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया विदाउट कंसल्टिंग कांग्रेस। तो ये हमारे पास जो मेन रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया था, कांग्रेस के मिनिस्ट्रीज जो थी उन्होंने रिजाइन कर दिया था 1939 में। जो ब्रिटिश है उसने डिक्लेयर कर दी थी वॉर ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया विदाउट कंसल्टिंग कांग्रेस। नेक्स्ट हमारे पास, व्हेन डिड इकबाल प्रेजेंट हिज फेमस इलाहाबाद एड्रेस। तो अल्लामा इकबाल ने अपना जो फेमस इलाहाबाद एड्रेस है वो कब प्रेजेंट किया था, वो ईयर, डेट और मंथ आपने बताना है। वो क्या था हमारे पास, कब किया था, दिसंबर 30 1930। और ये इजी है याद रखने में, क्योंकि दिसंबर है 30 और 1930 दोनों में 30 आ रहा है, और दिसंबर यानी लास्ट हमारे पास मंथ है। तो दिसंबर 30 1930 आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ नॉन मुस्लिम ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर हमारे पास जो नॉन मुस्लिम थे उनका क्या रिएक्शन था। तो हाईली अप्रिशिएटेड थे नॉन मुस्लिम से, हाईली कॉन्डेम्ड थे नॉन मुस्लिम से, नो रिस्पॉन्स था, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं था। तो आपने याद रखना है कि जो रिएक्शन था नॉन मुस्लिम का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर वो क्या था, हाईली कंडेम्ड बाय द नॉन मुस्लिम, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट डज बीपीसी स्टैंड फॉर। अब ये स्टैंड फॉर वाले एमसीक्यू आपने माइंड में बिठा लेने, क्योंकि ये भी आपसे बार बार पूछे जाएंगे। ईयर्स के एमसीक्यूज बार बार पूछे जाएंगे, और ईयर्स का तरीका मैं बता चुका हूँ वो किस तरह से आपसे पूछते हैं। तो बीपीसी स्टैंड फॉर क्या करता है, बीपीसी स्टैंड फॉर क्या होता है हमारे पास, बेसिक, तीनों में है, बेसिक तो आएगा ही आएगा। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास पी स्टैंड करता है वो क्या है, प्रिंसिपल और कमेटी। तो बीपीसी स्टैंड फॉर बेसिक, प्रिंसिपल, कमेटी, आपने माइंड में याद रख लेना है। बीपीसी का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक, प्रिंसिपल, कमेटी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, इन विच ईयर जिन्ना डिक्लेयर्ड उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। तो जिन्ना ने कब डिक्लेयर कर दिया था कि भाई अब उर्दू जो है वो एज अ नेशनल लैंग्वेज होगी पाकिस्तान की। तो वो ईयर आपने बताना है, और वो ईयर है 1948। 1948 वो ईयर है हमारे पास जब जिन्ना ने डिक्लेयर कर दिया था उर्दू को एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज मेंट बाय डिस्टेंस एजुकेशन। तो डिस्टेंस एजुकेशन से क्या मुराद है, इसका मतलब क्या है, वो मतलब आपने बताना है। तो क्या है हमारे पास, एजुकेशन थ्रू फोन, एजुकेशन थ्रू पोस्ट मेल, एजुकेशन थ्रू टीवी एंड इंटरनेट, या फिर ऑल ऑफ देम।
तो आपने याद रखना है डिस्टेंस एजुकेशन को इसी तरह से आप याद रख सकते हो कि दूरी पे एजुकेशन, यानी दूर से एजुकेशन कैसे, तो ऑनलाइन एजुकेशन हो सकती है, तो वो फोन के जरिए भी हो सकती है, पोस्ट मेल के जरिए भी हो सकती है और टीवी और इंटरनेट के थ्रू भी हो सकती है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑल ऑफ देम पर आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो व्हाट डज द टर्म गोस्ट स्कूल स्टैंड फॉर, तो गोस्ट स्कूल स्टैंड फॉर क्या करता है, यानी इसका क्या मतलब होता है, तो क्या होता है हमारे पास, वो होता है नंबर ऑफ स्कूल एग्जिस्ट ऑन पेपर ओनली। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है, यानी नंबर ऑफ स्कूल एग्जिस्ट ऑन पेपर्स ओनली, पेपर पे ही नंबर ऑफ स्कूल एग्जिस्ट करे, तो ये हमारे पास इसका मतलब होता है गोस्ट स्कूल का। तो ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन विच ईयर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड वाज फॉर्म्ड इन पाकिस्तान। अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपसे ईयर पूछा जा रहा है कि कब हमारे पास जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड जो है हमारे पास वो फॉर्म्ड हुई थी पाकिस्तान के अंदर, और वो ईयर है 1948, जो कि करेक्ट ईयर है हमारे पास 1948, जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान के अंदर फॉर्म्ड हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास क्या, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। तो हमारे पास जो मिनिमम एज होगी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो कितनी होनी चाहिए, तो जो मिनिमम एज होगी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की वो कितनी होनी चाहिए, 45 ईयर होनी चाहिए, तभी वो क्या बन सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। किस आइन के मुताबिक, 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। नेक्स्ट क्या हमारे पास, विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रेसिडेंशियल टाइप कॉन्स्टिट्यूशन। जो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान थी जो कि जिसको डिस्क्राइब किया गया कि भाई ये क्या है, प्रेसिडेंशियल टाइप कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कितनी है हमारे पास, सबसे पहले आपको वो पता होने चाहिए कि कौन कौन सी है, तो तभी आप बता सकते हो। तो वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन थी, 1962 की थी, ये आपने याद रखना है। जिसे क्या कहा गया था, डिस्क्राइब किया गया था कि ये प्रेसिडेंशियल टाइप कॉन्स्टिट्यूशन है 1962 की। नेक्स्ट हमारे पास है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज मगना कार्टा इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट के अंदर डिस्क्राइब किया गया था ये मगना कार्टा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो वो आपने बताना है वो कौन सा था, वो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949, जिसके अंदर हमारे पास ये बताया गया था। तो ये आपने याद रख लेना है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, व्हेन डिड मोहम्मद अली बोगरा बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो मोहम्मद अली बोगरा जो थे हमारे पास वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कब बने थे, तो वो बने थे इन अप्रैल 1953 के अंदर हमारे पास वो मोहम्मद अली बोगरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने थे। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन डिड द इंडियन आर्मी इन्वेड ईस्ट पाकिस्तान। तो इन्वेड कब किया था इंडियन आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान को, तो वो हमारे पास वो ईयर और डेट हमने बताना है, और वो है हमारे पास दिसंबर 1971 के अंदर इंडियन आर्मी जो है वो इन्वेड किया था उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन डिड बलूचिस्तान बिकम अ फुल फ्लेज्ड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो बलूचिस्तान कब हमारे पास एक अलग जो है प्रोविंस बना था, फुल फ्लेज प्रोविंस बना था, यानी प्रोविंस बन गया था फाइनली। तो बलूचिस्तान कब बना था, तो वो ईयर आपने बताना है, और वो ईयर है हमारे पास 1970। तो ये आपने याद रख लेना है कि वो 1970 ईयर था जब प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान जो है वो बिकम फुल फ्लेज्ड बना था। नेक्स्ट हमारे पास क्या, हाउ मेनी सीट्स वर कैप्चर्ड बाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन द जनरल इलेक्शंस ऑफ 1970। तो 1970 जनरल इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितने सीट्स जो वो कैप्चर किए थे, वो नंबर ऑफ सीट्स आपने बताने, और वो नंबर ऑफ सीट्स कितने थे, 81 सीट्स उन्होंने कैप्चर्ड किए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन डिड द सेकंड बेसिक प्रिंसिपल कमेटी प्रेजेंट्स इट्स फाइनल रिपोर्ट। तो कब सेकंड बेसिक प्रिंसिपल कमेटी प्रेजेंट की थी उन्होंने फाइनल रिपोर्ट, तो वो डेट आपने बताना है, वो हमारे पास इन दिसंबर 1952 के अंदर इन्होंने ये बेसिक प्रिंसिपल कमेटी जो है वो प्रेजेंट किया था इन्होंने अपना फाइनल रिपोर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन द 4 प्रोविंसेस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान वर एमलगेमेटेड इनटू वन यूनाइट। तो हमारे पास कब जो है 4 प्रोविंसेस वेस्ट पाकिस्तान की थी वो एमलगेमेटेड थी, वन यूनाइट हुई थी इनटू वन यूनिट के अंदर, सॉरी यूनाइट बोल रहा हूँ, 1 यूनिट के अंदर कब एमलगेमेटेड हुई थी, तो वो आपने बताना है, और वो ईयर हमारे पास कौन सा था, वो था हमारे पास इन अक्टूबर 1955 के अंदर हुई थी। तो यहाँ से मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि यूनाइट भी हुई थी। तो यहाँ पर ये जो वर्ड इन्होंने यूज किया हुआ इतना मुश्किल था, तो इसको आप हटा भी दो, मसला नहीं है। आपने बस माइंड में ये रखना है कि हमारे पास जो 4 प्रोविंसेस थी वेस्ट पाकिस्तान की,
वो कब एक यूनिट में यानी यूनाइट किया गया था, यानी उनको एक ही जगह पर यानी एक यूनिट में, तो वो कौन सा ईयर था हमारे पास? अक्टूबर 1955 था। नेक्स्ट क्या हमारे पास? व्हेन द ज्वाइंट इलेक्टोरेट वाज अडॉप्टेड फॉर ऑल पाकिस्तान बाय द नेशनल असेंबली। तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट जो है वो कब अडॉप्ट किया गया था? तमाम पाकिस्तान के लिए नेशनल असेंबली के मुताबिक, नेशनल असेंबली के ज़रिए। तो हमारे पास वो ईयर आपने बताना है, वो है हमारे पास 1957 का, जब ये बात की गई थी, अडॉप्ट की गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ नेशनल असेंबली नाउ इन पाकिस्तान। यानी अब ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्या है हमारे पास नेशनल असेंबली की, यानी उसके अंदर कितनी सीट्स होंगी या कितने मेंबर्स हो सकते हैं। तो सीट्स होंगे तभी तो मेंबर होंगे, तो वो आपने बताना है कि ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्या है नेशनल असेंबली की अभी के मुताबिक। तो अभी के मुताबिक हमारे पास है वो है 342 मेंबर्स की। तो ये आपने याद रख लेना है, ये बार बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या हमारे पास? विच कंट्री एक्सेप्टेड पाकिस्तान्स एग्जिस्टेंस एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट फर्स्ट। तो सबसे पहले किस कंट्री ने एक्सेप्ट किया था? तो वो कंट्री हमें पता है कि कौन सी है, ईरान था जिन्होंने एक्सेप्ट किया था पाकिस्तान को सबसे पहले। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? व्हेन डिड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कम इनटू एंड। यानी ये आखिर यहाँ पर केम आएगा, केम इनटू एंड इन द ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर हमारे पास जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका जवाल यानी खत्म कब हुई थी, एंड कब आया था? तो वो एंड आपने बताना है, केम इनटू एंड इन द ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया के कब, ब्रिटिश इंडिया के अंदर कब ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका एंड आया था, वो ईयर आपने बताना है, और वो ईयर है 1858 के अंदर। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है? व्हाई वाज द मिशन सेंट इन 1945 कॉल्ड एज कैबिनेट मिशन प्लान। तो व्हाई वाज द मिशन सेंट इन 1945। तो मिशन को सेंड क्यों किया गया था 1945 के अंदर, जो कि कैबिनेट मिशन प्लान कहलाता है। तो क्या था हमारे पास, वो आपने बताना है। तो इट वाज रिकमेंडेड बाय द, तो किसने रिकमेंड किया था? इट वाज रिकमेंडेड बाय द ब्रिटिश इंडियन कैबिनेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि रिकमेंड किसने किया था? ब्रिटिश इंडिया कैबिनेट ने किया था। नेक्स्ट हमारे पास इन विच ईयर द प्रोविंस ऑफ सिंध वाज क्रिएटेड। तो सिंध प्रोविंस कब क्रिएट हुआ था? तो वो ईयर आपने बताना है, और वो ईयर है हमारे पास 1970। और ये भी आपको याद होगा कि सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई। तो क्या है हमारे पास 1970 के अंदर हमारे पास जो ईयर है प्रोविंस सिंध जो है वो क्रिएट हुआ था। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सेंसस इन 1951। तो 1951 के मुताबिक पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? वो थी 34 मिलियन। ये आपने याद रख लेना है। अब इसमें वेस्ट है ईस्ट है दोनों अलग अलग है उस वक्त, तो आपने उसी के मुताबिक यहाँ पर मैंने 34 मिलियन लिखा हुआ है जो कि पाकिस्तान का अभी हिस्सा है। तो तब के मुताबिक ये 34 मिलियन है। वेस्ट वाली साइड और ईस्ट वाली साइड दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट क्या हमारे पास? व्हाट डिड द सेंट्रल एशियन स्टेट बिकम इंडिपेंडेंट। तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो थी वो इंडिपेंडेंट कब बनी थी? वो ईयर आपने बताना है, और वो ईयर था हमारे पास 1991, जब एशियन स्टेट्स जो थी वो हमारे पास इंडिपेंडेंट बन गई थी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाकिस्तान कोस्टल एरिया। तो हमारे पास जो टोटल लेंथ है पाकिस्तान के कोस्टल एरिया की वो कितनी है? हमारे पास वो आपने टोटल लेंथ बतानी है, वो हमारे पास है 450 माइल्स हमारे पास है लेंथ कोस्टल एरिया की पाकिस्तान की। नेक्स्ट हमारे पास क्या? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री विथ इंडिया ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ पाकिस्तान। तो ईस्टर्न साइड पे हमारे पास जो पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री विद इंडिया। तो इंडिया के साथ हमारे पास जो ईस्ट वाली साइड पे, जो इंडिया के साथ हमारे पास पाकिस्तान की बाउंड्री है ईस्ट साइड पे, वो कितनी हमारे पास है, उसकी लेंथ आपने बतानी है। टोटल लेंथ वो कितनी है हमारे पास? वो है हमारे पास अबाउट 450 माइल्स। तो 450 माइल्स की बाउंड्री है ईस्ट साइड पर इंडिया के साथ पाकिस्तान की। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन डिड ज़ियाउल हक इम्पोज थर्ड मार्शल लॉ। तो थर्ड मार्शल लॉ कब लगा था वो आपने बताना है हमारे पास ज़ियाउल हक के थ्रू। तो वो है हमारे पास जुलाई 5, 1977। नेक्स्ट हमारे पास क्या? व्हेन द प्रिंसिपल ऑफ उशर ऑन एग्रीकल्चर टैक्स। तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और वो ईयर कब था? 1983 का। ये आपने याद रख लेना है कि जब उशर जो है वो एज टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन डिड मुस्लिम लीग बैडली परफॉर्म इन द इलेक्शन ऑफ 1937। तो वो आपने बताना है कि व्हेन नहीं, व्हाई डिड, यानी मुस्लिम लीग जो है उसने बैडली परफॉर्म क्यों किया था इलेक्शंस के अंदर 1937 के इलेक्शन के अंदर। तो वो रीज़न आपने बताना है, और वो रीज़न है हमारे पास ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम
ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम की वजह से एंड अपोजिशन बाय लोकल मुस्लिम ग्रुप्स इसका करेक्ट आंसर बनेगा। बाकी ये सारे के सारे इससे दूर दूर तक ताल्लुक नहीं रखते। तो इलेक्शन के जो मेन वजह था जो कि बेडली परफॉर्म किया था मुस्लिम लीग ने, वो यही वजह थी कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम थी और लोकल ग्रुप की ओपोजिशन, लोकल मुस्लिम ग्रुप की ओपोजिशन की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास क्या, विच पार्टी फॉर्म्ड द गवर्नमेंट इन NWFP आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1937। तो कौन सी पार्टी जो है वो फॉर्म्ड हुई थी, तो हमारे पास थी यूनियनिस्ट पार्टी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज आर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज, वी विल नॉट ओनली कीप दीज मेजोरिटीज बट विल टर्न देम इनटू अ मुस्लिम स्टेट, वी विल नॉट ओनली कीप दीज मेजोरिटीज बट विल टर्न देम इनटू अ मुस्लिम स्टेट। मुस्लिम शुड, ये पूरा एक स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट किसका था, हु सेड दिस स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट था हमारे पास कायदे आजम का। तो ये आपने याद रख लेना है और ये स्टेटमेंट जबानी याद रख लेना है, हो सकता है आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन विच ईयर चौधरी रहमत अली डेड। तो चौधरी रहमत अली साहब जो है वो कब मर गए थे, तो हमारे पास वो ईयर हमने बताना है, वो हमारे पास है 1951। 1951 के अंदर हमारे पास जो चौधरी रहमत अली डाइड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वाई व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ नॉन मुस्लिम ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो जो हमारे पास नॉन मुस्लिम का रिएक्शन था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर, वो क्या था, हाईली कंडेम्ड बाय द नॉन मुस्लिम, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच वॉज द फर्स्ट एजुकेशनल स्टेप्स दैट सर सैयद अहमद खान टुक इन द एकेडमिक स्फीयर। तो फर्स्ट सर सैयद अहमद खान का जो पहला एजुकेशनल स्टेप था वो क्या था, इनमें से आपने बताना है कि साइंटिफिक सोसाइटी थी या गुलशन स्कूल था, विक्टोरिया स्कूल था या फिर MAO कॉलेज था। तो आपने याद रखना है जो सर सैयद अहमद खान का पहला एजुकेशनल स्टेप था वो क्या था, विक्टोरिया स्कूल था। तो ये इंपॉर्टेंट MCQ है और सर सैयद अहमद खान को आपने डिटेल में स्टडी कर लेने, क्योंकि इससे रिलेटेड भी आपसे MCQs पूछे जाएंगे। तो ये तो MAO कॉलेज है, गुलशन स्कूल है, साइंटिफिक सोसाइटी, ये सारे की सारी इनसे ही रिलेटेड है और इसके रिलेटेड उन्होंने जो जो चीज़ें की थी। तो आपने हर एक PST तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ईयर्स पूछे जाएंगे आपसे और कौन कौन से जो हिस्टोरिक इवेंट्स हुए थे या क्या क्या चीज़ें हुई थी, कौन से झगड़े हुए थे, कब क्या हुआ था, कब किसने क्या चीज़ पास की थी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और यही आपके अंदर PST के अंदर बार बार आपसे पूछा जाएगा। जिसने डिटेल में चीज़ें देखी होंगी तो इसके लेक्चर आपने लाजमी ले लेने हैं, शॉर्ट लेक्चर्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एजुकेशन। तो पाकिस्तान के अंदर कितने काइंड्स ऑफ एजुकेशन है, तो आपने याद रखना है 6 काइंड ऑफ एजुकेशन आर देयर इन पाकिस्तान। नेक्स्ट क्या हमारे पास, इन विच ईयर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड। तो वो ईयर आपने बताना है और वो ईयर है हमारे पास 1948। नेक्स्ट हमारे पास, अमेंडेड अयूब खान एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। तो वो ईयर आपने बताना है और वो ईयर है हमारे पास 7 अक्टूबर 1958, इसको आपने याद रख लेना है। विच एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट। तो कौन सा एक्ट जो है हमारे पास वो इंट्रोड्यूस हुआ था पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के वक्त, तो वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का। तो ये आपने याद रखना है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। विच कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज मगना कार्टा इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो वो था हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 1949 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वू डिड इनकॉर्पोरेट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो उस बंदे का नाम बताना है आपने जिसने उनको इनकॉर्पोरेट किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के। तो यहाँ पर जो इनकॉर्पोरेट है इसका मतलब है शामिल किया था। तो वू डिड इनकॉर्पोरेट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर किसने शामिल किया था, उस बंदे का नाम आपने बताना है। वो है हमारे पास जनरल ज़ियाउल हक, जिसने ये काम किया था, यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर शामिल किया था। व्हाट वाज श्योर अबाउट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अबाउट क्या श्योर था हमारे पास, तो वो स्टेटमेंट आपने बतानी है कि पाकिस्तान क्या होगा, एक इस्लामिक होगा, स्टेट होगा और साथ में डेमोक्रेटिक स्टेट भी होगा। तो ये दोनों हमारे पास साथ में आएंगे कि एक इस्लामिक और डेमोक्रेटिक स्टेट, ये जो स्टेटमेंट थी पाकिस्तान के बारे में वो पहले से ही श्योर थी। नेक्स्ट हमारे पास वो द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था, कायद आज़म था, और सेकंड गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था ख्वाजा नाजिमुद्दीन। नाजिमुद्दीन आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा, ख्वाजा नाजिमुद्दीन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हेन डिड मोहम्मद अली बोगरा बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो मोहम्मद अली बोगरा जो है हमारे पास वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कब बने थे, वो ईयर आपने बताना है और वो ईयर है हमारे पास इन अप्रैल 1953। अप्रैल 1953 के अंदर हमारे पास मोहम्मद अली बोगरा साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। नेक्स्ट हमारे पास क्या, हाउ मेनी सीट्स वर कैप्चर्ड बाय अवामी लीग इन द जनरल इलेक्शन ऑफ 1970।
तो 1970 के इलेक्शन के अंदर जो अवामी लीग थी उसने कितने सीट्स कैप्चर किए थे और नंबर ऑफ सीट्स के आपने बताने, और वो है 81 जो इन्होंने कैप्चर किए थे उसके अंदर हमारे पास अवामी लीग ने जनरल इलेक्शन ऑफ 1970 के अंदर। तो यहाँ से मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या, विच ऑन द फॉलोइंग क्लेरिफाई द स्कोप ऑफ पावर रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस इंस्टीट्यूशन विद इन द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। तो कौन हमारे पास जो इनमें से क्लेरिफाई करता है पावर के स्कोप को, रिलेशन को मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन के मुताबिक अमॉन्ग वेरियस इंस्टीट्यूशन, यानी वेरियस इंस्टीट्यूशन के दरमियान विद इन द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, गवर्नमेंट और सोसाइटी के अंदर, तो वो आपने बताना है। और वो होती है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारे पास ये सारे के सारे काम करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, व्हेन डिड द सेकंड बेसिक प्रिंसिपल कमेटी प्रेजेंट्स इट्स फाइनल रिपोर्ट। तो तब सेकंड बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने अपना जो है फाइनल रिपोर्ट जो है हमारे पास सेकंड बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने प्रेजेंट किया था, और वो ईयर आपने बताना है, और वो ईयर है हमारे पास दिसंबर 1952 ये ईयर होगा हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, इन विच ईयर 2 लैंग्वेजेस फार्मूला वाज अडॉप्टेड इन पाकिस्तान। तो कौन से ईयर के अंदर हमारे पास इन विच ईयर, तो कौन से ईयर के अंदर हमारे पास 2 लैंग्वेज यानी 2 लैंग्वेज फार्मूला जो है वो अडॉप्ट किया गया था पाकिस्तान के अंदर, और वो ईयर हमारे पास है 1954 के अंदर हमारे पास 2 लैंग्वेज फार्मूला जो है वो अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास क्या, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 फ्रॉम 1999 टू 2002। हमारे पास जो स्टेटस क्या था कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ 1973 का 1999 से लेकर 2002 तक, तो वो क्या था, ऑपरेशनल था। और ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, आपने इसको माइंड में बिठा लेना है। तो यही थी हमारे पास पाक 301 की वीडियो, जिसके अंदर हमने 60+ एमसीक्यूज जो है वो कवर किए अभी, जो कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। और इससे रिलेटेड अगर आपको मजीद वीडियोस चाहिए, यानी सब्जेक्टिव से रिलेटेड, या फिर इस एमसीक्यू का पार्ट 2 चाहिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट 60 सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, और भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज है, और जितने ज़्यादा आप कवर करोगे एमसीक्यूज उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो ये था पार्ट 1, और इसके रिलेटेड पार्ट 2 चाहिए आपको तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हो, उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी, और सब्जेक्टिव के ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो आ जाएगी। तो इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर आपने बता देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।